नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। एक बात काफ़ी रोचक है कि अगर हमें देशभक्ति की बात करनी होती है, हमें बात करनी होती है क्रांतिकारियों की, शहीदों की, शहादत की, तो हमने तिथियां तय कर रखी हैं कि हम 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को ही इन्हीं तिथियों पर जो है हम अपने राष्ट्रध्वज को याद करेंगे और देशभक्ति की तमाम बातें करेंगे। लेकिन क्रांति धर्म मोहन नारायण एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्होंने तमाम ये एक छोटे से शहर से लेकर के अन्य राज्यों में बखूबी नाम कमाया और साथ ही एक मिशन की स्थापना की, शहीद समरसता मिशन। और यह तय कर दिया कि किसी एक तिथि को ही राष्ट्रभक्ति की बात नहीं की जाती, शहादत की बात नहीं की जाती, बल्कि किसी भी वक्त, कभी भी, कहीं भी और हर समय आपको इसके लिए आतुर होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब हमारे इस खास चैनल में। धन्यवाद। मेरा आपसे एक सवाल, जो सबसे पहला, आप जिस मिशन पर निकले हैं कि शहीदों के लिए बेहतर से बेहतर करना है, 28 सूत्रीय मांग आपकी सरकार से चल रही है शहीदों की शहादत पर, इसके अलावा आप समरसता की बात करते हैं। यह प्रेरणाएं कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य, अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? प्रेरणा तो हमारी जो भारत की भूमि है, इसके कण कण जो है वो प्रेरणा का केंद्र है। जितना बड़ा बलिदान है, हर डग पे, हर कदम पे कोई न कोई बलिदानी हमको यहाँ पर मिलता है। मेरी बचपन की प्रेरणा का एक घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि जब मैं कक्षा 9 में था और हमारे यहाँ पर जो सेशन शुरू होता है वो जुलाई से शुरू होता है। जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय अपनी हाइट पे था और हमारा सेशन शुरू हुआ था 1 जुलाई से। 3 जुलाई 4 जुलाई का दिन जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का दिन था, क्योंकि 5 जुलाई के अखबार में ये खबर छपी थी कि 4 जुलाई को एक बड़ा पराक्रम करते हुए लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। उस समय अगले दिन हमने अखबारों में कारगिल में जो शहीद हुए उन महानायकों के जीवन, उनके चरित्र के बारे में पढ़ा, तो हमें पता चला कि लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पहले MBBS उन्होंने किया, फिर MS में उनका सिलेक्शन हो गया था और दोनों पत्र एक साथ उनके पास पहुँचे। या तो वो बड़े सर्जन हो सकते थे या सेना में जा सकते थे, और सेना में जाने का सीधा सा मतलब होता है कि हमारा जो जीवन है वो राष्ट्र के नाम समर्पित कर देना। उन्होंने राष्ट्र के नाम समर्पित करने का निर्णय किया, वहाँ से प्रेरणा मिली। लेकिन उसके बाद जब हम जो शहीद सैनिक होते थे, जिस दिन उनका पार्थिव देह आता था उस दिन पूरे देश में एक वातावरण होता था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जब हम उनके घरों पर जाते थे तो उनकी दुर्दशा देखने को मिली, और वहीं से इन सारे चीज़ों पर काम करने का मन बना। लगभग कोई 13 वर्ष की आयु उस दौरान रही होगी, और उसी दौरान भगत सिंह के जीवन चरित्र को पढ़ने का अवसर मिला, जिसमें ये साफ बात ध्यान में आई कि भगत सिंह के जीवन के बहुत सारे काम अधूरे हैं। ऐसा भगत सिंह अपने अंतिम पत्र में लिख करके गए। एक आत्म प्रेरणा जागृत हुई कि राष्ट्र के लिए कुछ करना, उसके लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो बलिदान देने के लिए खड़ा है वो किसी दिन विशेष पे बलिदान नहीं देता है। हर पल, हर क्षण वो तैयार रहता है, और इसलिए उनके लिए काम करना ये उद्देश्य बना। अब हमारे सामने उद्देश्य ये था कि देखिए, जीवन में आपका करियर होता है, आपकी संपत्ति होती है, परिवार होता है, पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, ये एक सांसारिक जीवन में होता है। लेकिन ये सब करके आखिर में हमको कहाँ जाना है? तो हमको आखिर में जाना है मुक्ति की ओर। हमारे लिए शहीदों के सेवा का काम करने का मतलब है अपनी आत्मा की मुक्ति का काम, और हम मोक्ष या निर्वाण के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जो भी इस रास्ते पर बढ़ेगा, और भी रास्ते होंगे मुक्ति के, लेकिन ये रास्ता हमने खोजा है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जीवन को सार्थक और जीवन मरण के चक्र से मृत्यु मुक्ति आप अगर चाहते हैं, अगर मृत्यु को परास्त करना चाहते हैं, तो आप इस मार्ग पर आगे बढ़िए। उसी का नाम, उस सोच का नाम शहीद समरसता मिशन है। शहीद समरसता मिशन लगभग कई वर्षों से चल रहा है। आज 15 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। ज़मीन पर तमाम मेहनत के बाद आज हजारों लाखों युवा हैं जो आपसे लगातार जुड़ रहे हैं। उन युवाओं की प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं आप बन रहे हैं। आपके वक्तव्यों से यह निखरता भी है कि शहीदों के प्रति जो आपका सम्मान है वो एक अलग लेवल पर है। राजनीति से हट करके आप कुछ अलग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि आज जो शहीदों के लिए सरकारों से आपकी मांग चल रही है, 28 सूत्रीय जो मांग है, उन मांगों को लेकर के आज शहीद समरसता मिशन किस स्तर तक पहुंचा है? और कुछ राज्यों में शायद आपकी जो मांगे 1 करोड़ की राशि की पूरी हुई है, वो अन्य राज्यों में लागू होने के क्या आसार लगे? निश्चित रूप से, जैसे सबसे पहले तो आपने कहा कि एक होती है राजनीति
और एक होती है राष्ट्र नीति। शहीद समरसता मिशन का काम राष्ट्र नीति का काम है, राजनीति का काम नहीं होता है। इसमें जब हम समरसता की बात करते हैं तो एक होता है जातिवाद और एक होता है राष्ट्रवाद। हम जिस विषय पे काम कर रहे हैं वो जातिवाद नहीं, वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्र कार्य है, मुक्ति का कार्य है। जब काम हमने शुरू किया था सबसे पहली बार, जब इसकी स्थापना हुई 28 सितंबर 2007 भगत सिंह के जन्म शताब्दी वर्ष पर, उस समय देश में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। 1983 से वन रैंक वन पे इसके लिए लगातार आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन में एक तड़प थी, एक आक्रोश था, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जा रही थी। उस समय देश के किसी भी अलग अलग राज्यों की अगर हम गणना करें तो किसी भी राज्य में स्टेट वॉर मेमोरियल नहीं था। हमने जब काम शुरू किया तो एक सेंट्रल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, वन रैंक वन पे लागू होना चाहिए, और वो जैसा हम आदर्श रूप में उसको चाहते हैं उस रूप में लागू होना चाहिए। 2018 में नेशनल वॉर मेमोरियल बना। दिल्ली के इंडिया गेट पर 36,000 सैनिक उनके नाम की पट्टियों के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल वहाँ पर है, और पूरे समय निष्दिन प्रतिपल वहाँ पर जो ज्योत है जो उनकी स्मृति में जलती है वो वहाँ पर जल रही है। ऐसे ही लगभग 8 राज्यों में अब तक या तो स्मारक बन चुके हैं या बन रहे। मध्य प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड है जिसमें पूरा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है, हरियाणा में काम चल रहा है। शहीदों की आर्थिक समस्याओं के समग्र समाधान के लिए हमने कहा 1 करोड़ रुपए की राशि आप सम्मान निधि सरकार ससम्मान शहीदों के परिजनों को दे दें, उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात को आंशिक रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने माना है। उत्तर प्रदेश में पहले 30 लाख रुपए तक का मुआवजा कंपनसेशन मिलता था, जिसको बढ़ा करके भी 45 लाख किया है, अभी और धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी काफ़ी ग्रोथ पहले की तुलना में हो रही है। हम संसद से केंद्रीय मांग कर रहे हैं कि पूरी संसद अब तक के 36,000 जितने शहीद हुए उन सबको सम्मान निधि 1 करोड़ रुपए की राशि कानून बना करके दे। तो इस और तो हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं, लेकिन ये केवल संसाधन की बात नहीं है, सम्मान की बात है। राष्ट्र के लिए जो शहीद हुए हैं, राष्ट्र को उनका सम्मान देना चाहिए। तो सर्वोच्च बलिदान को सर्वोच्च सम्मान, ये हमारा ध्येय वाक्य है। इस ध्येय वाक्य के निमित्त अब तक हम 3,000 से ज़्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम देश के 11 राज्यों में आयोजित कर चुके हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से शहीद की वीरांगना, वीर माता के पैरों को गंगाजल से धोया जाता है। हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। समाज जीवन में काम करने वाले सभी क्षेत्रों के लोग होते हैं, और एक बहुत भावनात्मक माहौल में उनको सम्मान दिया जाता है। समाज के मन में कर्तव्य बोध का जागरण हो रहा है, और उसके कारण एक बार समाज को लगा कि इनकी चिंता हमको करना है, तो फिर हमको कार्यक्रम आयोजित नहीं करना पड़ता है, फिर सारी समस्याओं का समाधान समाज ही करने लगता है। हम ये कई बार कहते भी हैं कि शहीद समरसता मिशन साधारण लोगों के द्वारा किया जाने वाला असाधारण कार्य है, और ये असाधारण कार्य का आज आप देखिए कि जो राष्ट्रवाद का पूरे देश में माहौल है, उस माहौल की जो चिंगारी आज हम शोला और ज्वाल देख रहे हैं, उसकी चिंगारी 2007 में शहीद समरसता मिशन ने जलाई थी। आज हम उसका भभकता हुआ ज्वाल पूरे देश में देख पा रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि मोहन नारायण जी ने जब से ये बीड़ा उठाया है, शहीदों के सम्मान से लेकर के जातियों के विभाजन में जो लोग इधर उधर बटे हुए हैं और तमाम अपना अपना झंडा लेकर के घूम रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं एक समाज को बड़ा एक गलत असर पड़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जिन्होंने कोई नीला ध्वज बना दिया, किसी ने भगवा ध्वज बना दिया, और तमाम तरीके से युवाओं को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको बेरोजगार कर दिया है आपने। एक जो है समरसता का ये मिशन लगा करके कि भाई नीला भी भगवा भी सब एक मंच पर आ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग तो हैं जिनके धंधे पानी बंद हो गए हैं, ऐसे ठेकेदार जो है वो बेरोजगार हैं, और उसका कारण मोहन नारायण जी बनने जा रहे हैं। ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, उन लोगों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन देखिए ये जो बात है ये केवल व्यंग्य तक सीमित नहीं हो सकती है। चीन हमारे खिलाफ एक प्रोपोगेंडा वार, साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका है अलगाव को पैदा करना। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को उठाया जाता है, उसमें से उनको कुछ तनावपूर्ण बातें बताई जाती हैं, धीरे धीरे वो तनाव बढ़ता है और वो अलगाव की तरफ जाता है। भारत माता के एक बेटे को दूसरे बेटे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, और जब वो संघर्ष की स्थिति में आता है तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होता है। समाज का अगर विभाजन होगा तो राष्ट्र का कभी भी भला नहीं हो सकता है। इसलिए सामाजिक एकीकरण ये हमारा काम है। हम इस बात को मानने से गुरेज नहीं करते कि हमारे समाज में भी कुछ विकृतियाँ रही हैं पुराने समय से। जाति का भेदभाव, उसके आधार पर वो एक बड़ी विकृति थी।
हमारे शास्त्रों में कहीं भेदभाव का नहीं लिखा हुआ है। हमारी संस्कृति एक रस की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमने घट घट में राम को देखने की बात करी, कण कण में ईश्वर को देखने की बात करी। लेकिन फिर भी गुलामी के काल के कारण से, मुगलों के काल के कारण से जो सभ्यतागत सांस्कृतिक आक्रमण हमारे यहाँ पर हुए, और उसके कारण से हमारे यहाँ पर ये विकृतियाँ आ गई। इन्हीं विकृतियों में जो हमारे शत्रु हैं, और मैं शत्रु से आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश का कोई भी नागरिक हमारा शत्रु नहीं है। इस देश के बाहर के वो लोग हमारे शत्रु हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। ये जो युवा उनके अलगाववादी षड्यंत्रों में फंस रहे हैं, ये दो कारण से फंस रहे हैं। या तो भावना के वशीभूत होकर उनको पता नहीं है कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। जब हम जन जागरण करते हैं, उनको पता चलता है तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो चाह के गलत काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे वो लोग जो लालच के कारण कर रहे हैं, जो इससे राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, एक ग्लैमर पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये व्यवसाय भी है जिससे उनको एक पैसा अर्जित होता है। जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से हम बात करते हैं तो इस बात को मानते भी कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे घर का चूल्हा इससे जलता है। तो हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप सब लोग काम करने के लिए, भारत में एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाले जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, चीन और पाकिस्तान, उनके हाथ के खिलौने आप मत बनिए। सामाजिक समरसता समाधान है, जातीय ऑर्गेनाइजेशन केवल समस्याओं की बात करते हैं। तो क्या यह इतना संभव है, या इसे संभव बनाने के लिए बेहद मेहनत लग रही है कि जय भीम और जय श्री राम, जो अलग अलग रास्तों पर लोगों ने एक अलगाव पैदा करा है, कुछ जय श्री राम का एक अलग गुट जा रहा है, जय भीम का अलग गुट जा रहा है, समरसता के नाम पर इन्हें एक मंच पर लेकर के आना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। और उस चुनौती को अगर आज आप पूरा करना चाह रहे हैं कि उसे एक मंच पर लाना, कितना मुश्किल है आपके लिए, कितना आसान है? देखिए, हम बचपन में पढ़ा करते थे कि काम कठिन है इसीलिए करने योग्य है। अगर सरल काम जो सब करते हैं वो हमने किया तो सब में और हम में अंतर क्या है? हम लोग अक्सर इस बात को कहते भी हैं, बने बनाए रास्तों पर चलने के लिए हम लोग नहीं बने, हम रास्ता बनाने के लिए बने हैं। रास्ता उनके लिए जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता उनके लिए जिनको सदियों से कोई रास्ता दिया नहीं गया, या उन लोगों के लिए कि जिनको कभी रास्ता मिलेगा ही नहीं, उनके लिए एक रास्ता है एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, शहीद समरसता मिशन। जहाँ तक बात जय भीम और जय श्री राम की है, ये एकात्म है, एक ही बात है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर उनके पूरे जीवन को निकटता से देखें तो उन्होंने 20 के दशक में आंदोलन किया था। क्या आंदोलन था वो आंदोलन था कि हम राम के भक्त हैं। नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने आग्रह किया समाज से, हम भी आपके जैसे राम के भक्त हैं, तो हमको भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए। लेकिन उस समय जो पाखंडवादी ताकतें थी, जातिवादी ताकतें थी, अंग्रेजों का शासन था, और वो नहीं चाहते थे कि हमारा एकीकरण हो, इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। वो देश का दुर्भाग्य था। बाबा साहब का वो काम अधूरा था। आज हम उसी काम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। हम देश में समरसता संवाद आयोजित करते हैं युवाओं के बीच में, और गांव में एक मंदिर, एक कुआं और एक श्मशान। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तो गांव में कम से कम होना ही चाहिए। और ये गांव के बाहर के लोग मिलकर नहीं करेंगे, गांव के युवा मिलकर के करेंगे। राजनीति अलग है, राजनीति में पार्टिसिपेट करना है, वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, वो करना चाहिए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन राजनीति को करते हुए भी, लोकतंत्र का पालन करते हुए भी हम साथ में आएँ। कुछ लोग अभी अलगाववादी लोग हैं। एक हैदराबाद के सांसद हैं जो भड़काऊ भाईजान के नाम से जाने जाते हैं, वो कहते हैं जय भीम जय भीम। एक तरफ तो वो शरिया लागू करने की बात करते हैं, इस्लाम के अनुयायी होने की बात करते हैं। इस्लाम की मूल संकल्पना मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी जी बताएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है इस पूरी दुनिया में पूजने योग्य सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। तो क्या जय भीम बाबा साहब की पूजा नहीं है? जय भीम उनके जय जयकार करना। क्या आप बुत परस्ती करेंगे? हम बाबा साहब के पुतले के सामने जाकर के नमन करते हैं। हम भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने उसी श्रद्धा के साथ नमन कर सकते हैं। हमारे धर्म में तो ये व्याख्या है और ये सुविधा है। क्या आप बाबा साहब के पुतले के आगे, बाबा साहब की प्रतिमा के आगे जाकर के नमन कर पाएंगे? अगर करेंगे तो फिर शरिया के हिसाब से, हदीस के हिसाब से आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। तो जो बात कही गई है जय भीम, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जब व्यथित होकर के कहा कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म में पैदा तो मैं होना मेरे हाथ में ही था, लेकिन मैं उसमें मरूंगा नहीं। और उस समय हैदराबाद के नवाब ने उनको नवाबशाही में सहभागिता देने की बात करी।
शासन में सहभागिता देने की बात करी, बड़ी ज़मीनें और पैसा देने की बात करी कि आप इस्लाम में आ जाइए। इस्लाम में तो हम सब लोग कोई जाति भेद नहीं है, एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको क्या कहते हुए अस्वीकार किया? उन्होंने कहा कि जो आपका भाईचारा है उसमें जो इस्लाम में है वो भाई है और बाकी सब आपके लिए चारा है। इसलिए आपका भाईचारा सशर्त है, अगर आप इस्लाम में दीक्षित होते तो ही भाई हैं। इस्लाम के बाहर का कोई व्यक्ति आपके लिए भाई नहीं है, उसकी मिनिमम शर्त है। और उन्होंने ये कहते हुए उसको अस्वीकार कर दिया। पूज्य बाबा साहब ने जो भारत की संस्कृति में ही पैदा हुए, जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, जो शंकराचार्य शंकराचार्य के पूर्वावतार कहे जाते हैं, गौतम बुद्ध के मार्ग को चुना। गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ, गौतम बुद्ध का जीवन यहीं पर बीता। गौतम बुद्ध के जो संदेश हैं वो इस भारत की सांस्कृतिक विरासत है। गौतम बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के पूज्य नहीं हैं, पूरे राष्ट्र के पूज्य हैं। जो लोग राम में आस्था करते हैं उनकी उतनी ही आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में भी है। और इसलिए हम पंच प्रेरक पूजन की एक नवीन श्रृंखला हमने शुरू की। मंच पर 5 किताबें होती हैं। जिनवाणी जो जैनों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, धम्मपद जो बौद्ध धर्म ग्रंथ माना जाता है, गुरुवाणी जो गुरु नानक देव से लेकर 10 गुरु की वाणी जिसमें है, और गीता। इन सब का सार भारत के संविधान में पूज्य बाबा साहब ने दिया, इसलिए भारत का संविधान भी उसको हम रख के पूजा करते हैं। इस तरह का ये पंच प्रेरक हमारी प्रेरणा है, हमारे प्राण हैं, और इसी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा वार जो चल रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है, ये जो चीन, चर्च और जिहादी जो पीछे से गलबैयाँ करके भारत के समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैन, बौद्ध, सिख और सनातनी इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वो विभाजन करके इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसके लिए जागरण हमारे हाथ में है, और हमारे हाथ में इस्लाम तो दुनिया में शस्त्र के बल पे फैला। कम्युनिज्म जो चीन है, चीन ने में लगभग 2 करोड़ लोगों को माओ ने मारा, उनकी हत्याएं के परिवार सहित बूढ़े बच्चों को नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने क्रांति कहा। लेकिन हम उस क्रांति में विश्वास नहीं करते हैं। गरीब को न्याय, समता, स्वतंत्रता और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चल के मिलना चाहिए। बाबा साहब के हाथ में बंदूक नहीं है, बाबा साहब के हाथ में किताब थी। तो बाबा साहब के हाथ में जो किताब थी और प्रभु श्री राम के हाथ में जो धनुष बाण था, हमारे सैनिक के हाथ में बंदूक है, और वो भारत के संविधान से बंधा हुआ है। उसकी बंदूक की नोक उसके भाई की ओर नहीं है, उसके दुश्मन की ओर है। और हम अच्छे से जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है। चीन, चर्च और जिहादी, ये हमारे दुश्मन है। हमारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जातिवादी संगठन में काम कर रहा है, वो सब हमारे अपने लोग हैं। आज नहीं तो कल वो जब उनको पता चलेगा तो फिर भारत माता के बेटे हैं, वो भारत के हित में काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम ये काम करते हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि जो जय भीम जय मीम का प्रोपेगेंडा है, इसको हम समाप्त कर देंगे। जय भीम, जय श्री राम इस देश की आत्मा की आवाज़ है, ये एक दिन ये देश सुनेगा। चीन, चर्च और जिहादी, इनके खिलाफ मैं मान सकता हूँ, हम सब मान सकते हैं कि शहीद समरसता मिशन काम कर रहा है। और जय भीम, जय मीम, इस बात को हटा करके जय भीम और जय श्री राम की राह पर है। मोहन नारायण जी अपने आप में इसलिए भी इनके जो अभिभाषण है वो बेहद अहम है, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी खुलकर बात करते हैं, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी खुलकर अपने विचार रखते हैं। आज़ादी के 100 साल बाद आपका कहना है कि एक जानकारी मिली थी हमें इस तरह की कि जो चाइना है, जिस मंसूबों में वो पल रहा है, अगर उसके मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आने वाले कल में एक अखंड भारत की जो आप परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, वो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिस्सा या बांग्लादेश के साथ होने वाला है। इसमें क्या सच्चाई है और इसे आप किस नज़र से, किस तर्क के आधार पर कह सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो स्वतंत्रता का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ था, वो पहली क्रांति शुरू हुई थी 1857 में। 1857 से लेके 1947 में हमको राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन खंडित भारत मिला। इसलिए जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो जिस भारत के लिए था, वो भारत तो हमको प्राप्त नहीं हुआ, उसके टुकड़े हो गए स्वतंत्रता के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज, जिसको 11 देशों का समर्थन था उस जमाने में, जब 1945 में फ्लैग फहराया और जनगण मन पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया, तो जिस भारत की आज़ादी के लिए 44,000 में से 22,000 आज़ाद हिंद के सैनिकों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए,
वो भारत तो हमको 1947 में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जिस सपने को लेकर के भगत सिंह, जिस सपने को लेकर के नेताजी, जिस सपने को लेकर के हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया 1857 से लेकर के 1947 तक, वो लड़ाई 1947 से अभी तक चल रही है। 1857 की उसी बची हुई लड़ाई को जो 75 साल से अभी चल रही है, वो पूरी कब होगी? जब अंग्रेज अपने मंसूबों में जो कामयाब हुए थे, भारत को खंडित कर दिया था, उसको हम फिर अखंड करेंगे। प्राथमिक तौर पे हमारे मन में ऐसा लग सकता है कि क्या ऐसा होगा कि एक दो देश बनने के बाद एक हो सकते हैं। दुनिया में जर्मनी का एक उदाहरण है। जर्मनी के दो टुकड़े हुए, फिर उनका एकीकरण हुआ। कोरिया का एग्जाम्पल है, कोरिया के दो टुकड़े हुए, फिर उसका एकीकरण हुआ। रशिया में जो कुछ हुआ है, रशिया में जो क्रीमिया ने किया, क्रीमिया उनका हिस्सा था, टुकड़ों में बटा, फिर वापस आया। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल है। हमारा जो संस्कृति है हजारों साल की, जिसको हमने सनातन संस्कृति कहा है, भारतीय संस्कृति कहा है, ये भारतीय संस्कृति भूमि पर आधारित है जी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भूमि। इसलिए ये हम इसको माँ कहते हैं। दुनिया में और कोई अपने देश की धरती को माँ नहीं कहता है, हम कहते हैं। तो ये हमारी माँ है। माँ के आंचल पे किसी ने कब्जा किया हुआ है। बेटे अपनी ताकत से तब तक लड़ेंगे जब तक कि उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर ले, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक ये संघर्ष है। मैं कई बार व्यंग में जो पत्रकार, मुझे पाकिस्तानी पत्रकार मिलते हैं या किसी डिबेट में मिलते हैं, तो उनसे सवाल भी पूछता हूँ कि हर देश जो होता है उसकी एक सभ्यता होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसका इतिहास होता है। तो आप पाकिस्तान का इतिहास बताइए क्या है। वो 1960 की बात करते हैं, 1952 की बात करते हैं। मैं कहता हूँ 10, 20, 50 साल का इतिहास किसी देश का नहीं होता है, हज़ारों साल का इतिहास होता है। आपके पास ये बताइए, आप 100 साल पहले आपके महापुरुष कौन थे? तो कहेंगे 100 साल पहले जो आपके महापुरुष थे वही हमारे महापुरुष हैं। इस मैं व्यंग में कहता हूँ, इसका मतलब तुम मानते हो कि हम तुम्हारे बाप हैं जी। और इसलिए बेटा नाराज़ होकर चला गया, किसी षड्यंत्र में चला गया, उसको फिर कान पकड़ के लाना हमको आता है। और इसलिए जो देश की 65% युवा आबादी जो दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, सबसे ज़्यादा भारत में है, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक प्रकृति की प्रेरणा से है। इनको हम चैनलाइज करेंगे, इनकी शक्ति खड़ी करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि राजनेता देश के अंदर की राजनीति करते हैं, हम राष्ट्र नेता पैदा करने जा रहे हैं जो इस राष्ट्र का एकीकरण करेगा। आज हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अजीब लगे कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा हिस्सा होगा, लेकिन आने वाले 100 साल में हमने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 जब भारत की स्वतंत्रता, खंडित स्वतंत्रता के 100 साल होंगे, तब भारत वही भारत होगा जो अखंड भारत था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसके प्रधानमंत्री थे। और इसलिए हम ये तारीख भी देते हैं कि 15 अगस्त 2047 को दिल्ली के लाल किले पर जो भी प्रधानमंत्री तिरंगा ध्वज फहराएगा, वो अखंड भारत का दूसरा प्रधानमंत्री होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद। और वो हालात हम पैदा करेंगे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर इसके लिए हमको और जन्म लेना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर इसके लिए 100 बार मरना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। तमाम काफ़ी सवाल हुए और एक लंबा वक्त आपने इस इंटरव्यू के लिए दिया है। कह सकते हैं कि शहीद समरसता मिशन अपने मिशन पर निकल चुका है, युवा अपने मिशन पर निकल चुके हैं। क्रांति धर्म मोहन नारायण जी के मार्गदर्शन में एक बड़ी टीम जो है अन्य राज्यों में भी इसके लिए काम कर रही है। तमाम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं और इसी तरह से छोटे बड़े कार्यक्रम जो 3000 से अधिक कार्यक्रम अन्य 11 राज्यों में हो चुके हैं, उसका नेतृत्व जो है वो मोहन नारायण जी के द्वारा किया जा रहा है। देखना होगा कि ये तमाम जो तार्किक बातें हैं, जो मेहनत हैं, वो कितनी असरदार होती हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि तमाम राजनीति से हट करके कोई संगठन जो ज़मीन पर मेहनत कर रहा है शहीदों के लिए, देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। आज के लिए जय हिंद, शुक्रिया।